हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जुडिशरी विंग्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी के बीच में हम लोग एक नया सेशन लेकर आ रहे हैं और ये है बीएनएसएस का एमसीक्यू सीरीज, अर्थात जो आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, अर्थात जो आपकी कह सकते हैं नई जो सीआरपीसी है, उस पर जो एमसीक्यू बनेंगे वो एमसीक्यू हम लोग लेकर आ रहे हैं ताकि वो जो आपका प्री का एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, क्योंकि आप सभी लोग अब भली बात से परिचित है कि जितने भी नए स्टेट्स में अब पीसीएसजे या एपीओ की जो भी वैकेंसी आ रही है या आएगी, अब नए ही लॉ पे आ रही है, नए क्रिमिनल लॉ पे आ रही है, पुराने क्रिमिनल लॉ पे अब नहीं ही आएगी या मिक्स करके आएगी, मतलब नई और पुरानी दोनों। तो आप लोगों को देखिए, आप लोग पुरानी से तो भली भांति परिचित है, पुरानी के आप लोग सवाल भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बट नई में कंफ्यूजन है। तो उसके लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक बढ़िया ही बहुत अच्छा सीरीज। आराम से करेंगे, एकदम प्यार के साथ में करेंगे, ज्यादा मतलब हवाबाजी धक्काबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जिसमें सबको आनंद आए, अच्छा लगे। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि हमको स्पीड भी बढ़ानी हो जाती है, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे करेंगे, 25-30 क्वेश्चन एक सेशन में रखेंगे, फायदा करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चंस को और बढ़ाएं, अर्थात क्लासेस और स्पीड में चले, जल्दी से कवर हो, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये क्या है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा इसके बाद में, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में और इस वीडियो का भरपूर, मतलब जितना भी हो सके शेयर करिए। ये हमारा बैच है, नायक बैच है, ये है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जो इंटरव्यू चल रहा है उसके रिगार्डिंग में, उसके मेंटरशिप के लिए है। तो आप लोग जितने भी साथी आपके हैं उनको इस बैच में जोड़िए ताकि उनको भी फायदा मिले, क्योंकि अब बार काउंसिल का जो इंटरव्यू है वो टफ होता जा रहा है। तो चलिए, आज हम 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अर्थात संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। आप सभी को पता है कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइए। सारे लोगों को पता है आप लोग, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग कवर भी कर चुके हैं कि जो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध होते हैं उनमें बेसिक अंतर क्या होता है। तो आप लोग कमेंट कर कर बताइए दोनों में अंतर क्या है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसका, उसको हम लोग आराम से देख लेते हैं। इसका 1 मिनट, चलिए। ये जो पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 2, ओके, सेक्शन 2G ऑफ द बीएनएसएस डिफाइंस। सेक्शन 2G किसको डिफाइन करता है, आप लोग बताइएगा एक बार। बेलेबल ऑफेंस, बी नॉन बेलेबल ऑफेंस, सी कॉग्निजेबल ऑफेंस, या डी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप लोग बताइए। 2G, बीएनएसएस का सेक्शन 2G किसकी बात करता है, तो ये बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है, ठीक है, बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करेंगे थोड़ा, है ना, मजा आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बात कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस, कॉग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ क्या होता है, बताइए। A serious offense, offense in which पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट होता है ना। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रायर ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इनिशिएट कर सकती है, ठीक है। सी बात कर रहा है सेशन ट्राइबल ऑफेंस, अर्थात ऐसे ऑफेंस जिसको क्या करेगा, सिर्फ सेशन में ट्रायल होगा, या डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो सीरियस ऑफेंस होता है ना, सीरियस या हीनियस ऑफेंस होता है, सारे ऑफेंसेस सीरियस होते हैं। बट इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑफेंस इन विच पुलिस में ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बताइए।
जो सही आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन बी, ऑफेंस इन विच पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। वो कौन से ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस का ट्रायल सेशन ट्रायल होगा या सेशन कोर्ट में होगा, है ना। बहुत सारे देखिए क्या होता है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर सकता है, सीजीएम भी करता है, सीजीएम भी करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज उसको कमेंट कर बताइएगा। नीचे जो स्लाइड चल रही है उसमें आपको मोबाइल नंबर भी दिख जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, Which of the following does not apply to cognizable offense? इसमें से कौन है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस पर अप्लाई नहीं करता है। देखिए एक चीज आपको हमेशा सारे जितने भी एजुकेटर्स हैं वो बताते हैं कि आपको जब एमसीक्यू आप कर रहे हैं या आप कोई मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो आपको एक शब्द पे प्रश्न के बहुत ज्यादा गौर कर ध्यान देना है, वो है नॉट। क्योंकि ये नॉट ऐसा है जो आपका खेल बिगाड़ सकता है या बना सकता है। तो इस पे ध्यान देंगे कि ऐसा इसमें से कौन सी ऐसी परिस्थितियां या स्थितियां हैं जो किस पर अप्लाई नहीं करती हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस पर अप्लाई नहीं करती हैं। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट के प्रायर ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। किसके लिए, टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी लॉज्ड विद पुलिस। ठीक है, एफआईआर कैन बी लॉज्ड विद पुलिस। बताइए सही है कि नहीं। ऑप्शन सी है ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 2 years, 2 साल से कम की सजा, ये भी नहीं होगी। चलिए 50-50 कहा गया है, लगभग है ना। 2 गलत हो गए, 2 सही हैं। अब चूज करना है आपको। तो लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑफेंसेस पनिशेबल विद मोर देन 3 years। अब आप लोग बताइए क्या मोर देन 3 years है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। बताइए भाई, उसमें 2 years लिखा है ना, जब आप पढ़ेंगे तो 2 years लिखा है। ठीक है, तो ये भी नहीं अप्लाई करता है, ये अप्लाई। ठीक है, बताइए। तो जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ये। मैंने क्या बताया था आपको, नॉट को ध्यान में रखना है। तो क्या नहीं अप्लाई करता है कि पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट बाय द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो गया सही। नेगेटिव में देखेंगे तो ये गलत है, बट यहां पर क्या किया गया है, डज नॉट अप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, इन अ कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव पावर्स। बताइए पुलिस के पास क्या पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में। इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। दूसरा बात कर रहा है इन्वेस्टिगेट एंड पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट। कर सकता है क्या, नहीं, परमिशन की जरूरत ही नहीं है, कर सकता है, तुरंत अरेस्ट करेगा। सी बात कर रहा है इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर अरेस्ट विदाउट वारंट। सी हो गया, समझ में आ रहा है कुछ। सी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है, मोर देन 2 years होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। तीसरी क्या है, टू इन्वेस्टिगेट डू नॉट रिक्वायर प्रायर
ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो यहां पर क्या कर सकता है, ये दोनों कर सकता है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। बट फिर भी डी भी देख लेते हैं क्या है। इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू इंक्वायर इनटू ट्रायल। नहीं, कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहा है नॉन कॉग्निजेबल केस इज डिफाइंड इन। बताइए, जो असंज्ञेय प्रकृति के अपराध हैं उनको बीएनएसएस के सेक्शन 2 के किस सबसेक्शन में बताया गया है या परिभाषित किया गया है या डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2C, सेक्शन 2H, सेक्शन 2M या सेक्शन 2O? अब आप लोग जल्दी से बताइए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहां पर परिभाषित किया गया है? तो आपका जो सही आंसर है 2D है, ठीक है, मतलब 2O होगा इसका सही आंसर। 2O में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और 2G में किसकी बात किया गया है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है, ठीक है। याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि 2G में क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और 2O में क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसको ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर रहा है? अंडर सेक्शन 2O क्या बात है? ये 2O में क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। ऑफ द बीएनएस नॉन कॉग्निजेबल केस या ऑफेंस मींस अ केस इन विच, मतलब पूछा जा रहा है कि सेक्शन 2O में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो बात की गई है वो क्या होंगे या किस प्रकृति के होंगे, उनका नेचर क्या होगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं, अ पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ये सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में कर सकता है या केस में कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। बी कर रहा है, अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये सही है। फिर भी देख लेते हैं आगे, अ पुलिस ऑफिसर एवं द रैंक ऑफ डिप्टी एसपी पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीधे सीधे पुलिस ऑफिसर की बात की गई है, किसी रैंक वैंक की नहीं बात की गई है। जहां पर रैंक की बात की गई है वहां पर देखा जाएगा, बट यहां पर रैंक की बात नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो जो आपका सही आंसर है वो क्या है? बी। अ पुलिस ऑफिसर है, हाँ, अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, अर्थात पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के अरेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। उसको मजिस्ट्रेट के प्रायर ऑर्डर की जरूरत होगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वारंट की जरूरत होगी उसको अरेस्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। किसके बारे में बात कर रहा था? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या केसेस के बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट है, इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस द पुलिस हैज अथॉरिटी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास क्या अथॉरिटी या क्या पावर होती है? टू इन्वेस्टिगेट एंड इवन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट। नहीं भाई, गलत हो गया, ये गलत है। बी है, टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस बट कैन नॉट अरेस्ट एक्यूज्ड विदाउट वारंट, ये भी नहीं होगा। नीदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट नॉर कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट, ये आपका सही है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। डी भी देख लेते हैं सुविधा के लिए। सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद में ही आपको टिक करना है कि सही क्या है, क्योंकि ऑप्शंस क्या होते हैं, बहुत ही इमीडिएट बनाए जाते हैं, एकदम जो एक्यूरेट आपको लगेगा कि सही है। तो इसीलिए हो सकता है कि आप सी लगाएं और डी में कुछ और लिखा हो, या आप ए लगा दें सी में कुछ और लिखा हो। तो एक बार सारे ऑप्शंस को जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि गलती हो जाती है जल्दी जल्दी के चक्कर में। जैसे आप देखेंगे यहां पे नीदर लिखा है, नीदर नहीं ध्यान में आया तो गलत हो जाएगा। टू अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट बट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट,
तो सीधे सीधे बात यही की गई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कि विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, विदाउट प्रायर ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा परमिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है, परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय। कौन करेगा, कौन ग्रांट करेगा परमिशन, किसके लिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कौन, मजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, नहीं। मजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ स्टेट, नहीं। सी, मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई द केस। सारे मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है, सिर्फ वही मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दे सकता है जिसके पास कौन सा पावर हो, पावर टू ट्राई द केस, अर्थात जिसके पास वो ट्रायल करने का अधिकार होगा, क्षेत्राधिकार होगा, वही मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, पावर परमिशन दे सकता है, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मीनिंग, ये मीनिंग होगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 17 ऑफ सेक्शन ऑफ द बीएनएस। चलिए इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका जो बेल और बेल बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं। देखिए मैंने बताया था कि टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस हैं, तो जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर किया गया है इसमें, और ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे टॉपिक वाइज ही रहेंगे, तो आपके लिए भी ये फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं। द टर्म बेल हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस सेक्शन में बेल को डिफाइन किया गया है। ये जो बेल शब्द है सेक्शन 2B में, सेक्शन 2C में दिख रहा है, सेक्शन 2D में या सेक्शन 2E में। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा सेक्शन 2B। सेक्शन 2 में किसको डिफाइन किया गया है, बेल को डिफाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है, बेल एज डिफाइंड इन बीएनएसएस मींस रिलीज ऑफ। जो बेल है, जो बेल को डिफाइन किया गया है बीएनएसएस में, उसको उसमें जो शब्द है रिलीज, तो किसके रिलीज करने की बात की गई है, ये प्रश्न है। बेल के द्वारा किसको रिलीज किया जाता है या किसको छोड़ा जाता है, ये बात, ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए बात कर रहा है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, बी बात कर रहा है पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या सी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, या डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, बोथ ए एंड बी, अर्थात अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, ऐसा व्यक्ति जो एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का, और ऑप्शन बी है अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑन ऑफेंस, और ऐसा कोई व्यक्ति या अभियुक्त जो क्या है, सस्पेक्टेड है, अर्थात संदेह के घेरे में है कि उसने कोई तरह के अपराध किया है या कारित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेल एज पर डिफिनिशन में बी गिवन बाय, बताइए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑफिसर में जो डिफिनेशन है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, मे बी गिवन मतलब किसके द्वारा दिया जा सकता है, किसके द्वारा, ऑफिसर द्वारा, कोर्ट द्वारा, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या डी, मतलब जो बेल है वो किसके द्वारा दिया जा सकता है, बताइए आप लोग। अरे आप लोग अधिवक्ता हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं, बीएनएसएस तो पढ़े ही होंगे, बताइए बेल कौन कौन दे सकता है। ऑफिसर भी दे सकता है, कुछ कुछ मामलों में पुलिस वाले दे सकते हैं, है ना, या कोर्ट दे सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कभी देता नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया।
ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। क्या हो गया? पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर दे सकता है और कोर्ट भी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बेल बॉन्ड हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस? बेल बॉन्ड को बीएनएसएस के किस धारा में क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। बताइए आप लोग, बताइए बेल बॉन्ड को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2E या सेक्शन 2D? बताइए। तो जो आपका सही आंसर है वो है सेक्शन 2D। आप लोग एक बार बीएनएसएस का जो डिफिनेशन क्लॉज है अर्थात सेक्शन 2, उसको एक बार खोल के आप लोग पढ़िए भी, देखिए भी। तो ये आपका सही आंसर है 2D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म बॉन्ड हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस? बीएनएसएस के किस सेक्शन में बॉन्ड को डिफाइन किया गया है? अब आप लोग अगर सीआरपीसी देखेंगे तो सीआरपीसी में ना तो बेल बॉन्ड को डिफाइन किया गया था और ना किसको डिफाइन किया गया था, बॉन्ड को डिफाइन किया गया था। सिर्फ किसकी बात की गई थी? बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात की गई थी सीआरपीसी में। बट जो बीएनएसएस आया है, बीएनएसएस में क्या किया गया कि बेल को भी डिफाइन किया गया है, बेल बॉन्ड को भी डिफाइन किया गया है और बॉन्ड को भी क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। तो आप लोग बताइए क्या है, किसमें है? 2B में है, 2E में है, ये C है, ठीक है, 2C या 2D, 2E या 2D? आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये सही आंसर हो गया आपका 2C। 2C में किसकी डिफाइन किया गया है? बॉन्ड को डिफाइन किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अभी तक हम लोग इसके पहले टॉपिक था कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब आ गया बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। लगभग मिलता जुलता है लेकिन नहीं मिलता जुलता, क्योंकि लॉ ऐसी चीज है कि में और शैल भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल केसेस और नॉन कॉग्निजेबल केसेस या बेलेबल केसेस या नॉन बेलेबल केसेस को आप मिला नहीं सकते, है ना। आप उसको अलग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। बट ऐसा मत समझिएगा कि जो केसेस बेलेबल होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, जो कॉग्निजेबल होते हैं वो नॉन अवेलेबल होते हैं, है ना। ऐसा दिमाग में मत रखिएगा। खुद से तुलना करिए, दूसरों की बातों को कम सुना करिए। खुद से जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। दूसरे तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 बात कर रहा है कि द टर्म बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन defined in BNSS in which section of in which section of BNSS? BNSS के किस सेक्शन में बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात की गई है? सेक्शन 2A, सेक्शन 2C, सेक्शन 2F या सेक्शन 2D? अब आप लोग बताइए। बताइए आप लोग। बताइए बताइए। मैं हट जाता हूं, आप लोग थोड़ा देखिए क्या है इसका आंसर, हमको बताइए जरा, कमेंट कर बताइए आप लोग तब तक। चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ये बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बेलेबल ऑफेंस मींस, बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? आप लोग बताइए बेलेबल ऑफेंस का अर्थ क्या होता है?
चलिए, वेयर क्या है, वेयर टू गेट बेल इज राइट, वेयर टू गिव बेल इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, या सी विच इज शोन एज बी बेलेबल ऑफेंस इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द BNSS and under any other law for time being in force, या D none of the above। तो देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आए तो आपको हमेशा, किसी भी तरीके के प्रश्न आए तो जो आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है आपको उस पे जाना है, ठीक है। अब अगर ऐसे देखेंगे तो ये भी सही हो सकता है ना, क्योंकि जहां पर आपको बेल पाने का राइट है वो आपका बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, आ जाता है, ठीक है। एक केस भी है, आप लोग केस को कमेंट कर कर बताइए जल्दी से। दूसरा है वेयर टू गिव बेल इज ड्यूटी फॉर द कोर्ट। जो ड्यूटी नहीं होता है, मतलब इनहेरेंट पावर होता है, या उसकी क्या हो गई, विवेक की उसकी शक्ति हो गई कि दे या ना दे, बट ड्यूटी नहीं होती है, ठीक है। बट ऐसे समझेंगे तो ये हो सकता है, बट आपका जो सही आंसर है वो क्या है, सी है, विच इज शोन एज बेलेबल ऑफेंस इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS। BNSS का जो फर्स्ट शेड्यूल है, जब आप बेयर एक्ट पलटेंगे तो उसमें आपको शेड्यूल मिलेगा। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या बताया गया है, अपराध की प्रकृति बताई गई है, अपराध बेलेबल है कि नहीं बेलेबल है ये बताया गया है, मतलब बेलेबल नॉन बेलेबल है ये बताया गया है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है ये बताया गया है, और कौन उसको ट्राई करेगा, अर्थात ट्राइबल बाय GM फर्स्ट होगा, GM सेकंड होगा, या फिर सेशन द्वारा होगा। तो वो सारी बातें कहां पर की गई हैं, फर्स्ट शेड्यूल में की गई है BNSS में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इस स्टेटमेंट को फॉलो करना है तीनों को, और उसके बाद में बात करनी है। क्या फॉलो करना है, बेलेबल ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ BNSS मीन्स, अर्थात जो बेलेबल ऑफेंस है उसको BNSS के अंतर्गत उसकी क्या मीनिंग है, ठीक है। चलिए, पहला जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या बात कर रहा है, एन ऑफेंस विच इज इन्यूमरेटेड एज बेलेबल ऑफेंस इन फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, सही है। दूसरा बात कर रहा है एन ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई CRPC ही नहीं, मतलब सॉरी BNSS ही नहीं, अगर किसी अदर लॉ में भी किसी अपराध को बेलेबल घोषित किया गया है और वो वर्तमान समय में या उस समय में क्या है लागू है भारत में, तो उसको भी बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। और तीसरा क्या बात कर रहा है, ऑल अदर ऑफेंसेस एज स्टेटेड इन क्रिमिनल लॉ, नहीं, हमको बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखनी है, तो यही है ऑप्शन ए 2 सही है। अब देख लो कहां है 1 एंड 2 सी में है, तो सी आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, अब आ गए नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। चलिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस इंप्लाइज एन ऑफेंस वेयर, कहां पर इंप्लाई करेगा, द एक्यूज्ड कैन नॉट बी रिलीज ऑन बेल, ठीक है, एक्यूज्ड को बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है ग्रांट ऑफ बेल इज discretionary power with the court but the discretion has to be exercised on well established principle for grant of bail, या C the accused may be considered for grant bail only after the trial in the trial court beings, या D बात कर रहा है only the high court is empowered to grant bail। नहीं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं देती है, कोई भी कोर्ट उसको, सिर्फ कोर्ट ही दे सकती है, कोई भी कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर सकती है। वो कोर्ट की कौन सी पावर होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है ना। वो अपने जो विधिक तथ्य समक्ष में उपलब्ध होते हैं उसको आधार बना के बेल दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ये आपका सही आंसर है, ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रिशनरी with the court but the discretion has to be exercised on well established principle for grant of bail। बेल के लिए
जो जजमेंट है, जो प्रिंसिपल्स है, उनको ध्यान में रख के बेल दिया जाएगा इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना बीएनएसएस का एक्सटेंट, कमिटमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, अर्थात जो बीएनएसएस है उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। ठीक है, दूसरा बात कर रहा है कमिटमेंट, अर्थात कब बना, कब लागू हुआ, क्या क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी मतलब कब बना, कब लागू हुआ, ये सारी कुछ चीजें ये आ जाएगा कमिटमेंट में, कमिटमेंट में। तीसरा है एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ लागू होगा, कैसे लागू होगा, किन कानूनों पे लागू होगा, ये उस पर बात कर रहा है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक है अपना, देख लेते हैं। इसमें बीएनएसएस रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन, किस तारीख को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था बीएनएसएस को। ठीक है, बताइए, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, 25/12/2023, और इसी दिन बाकी जो आपका बीएनएस है उसको भी मिला था, और उसके साथ में जो आपका बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको भी मिला था, और बीएनएसएस तो है ही है। तो ये तीनों लॉ एक साथ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहमति या उनका हस्ताक्षर हुआ और एक साथ ही ये लागू हुए थे। लागू होने की तिथि के बारे में भी प्रश्न आएगा, नहीं आएगा तो बता दूंगा मैं। चलिए आ भी गया। द बीएनएसएस इज इन्फोर्सेबल फ्रॉम, कब से इन्फोर्स हुआ बीएनएसएस, तो 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो गया पूरे भारत में। तो ये तीनों के बारे में है, फिर से लिख देता हूं, बीएनएस हो गया, बीएसए हो गया, और आपका ये बीएनएसएस हो गया। ये तीनों एक ही डेट पे राष्ट्रपति की इनकी सहमति हुई और तीनों को एक ही डेट पर लागू किया गया, लेकिन दोनों डेट अलग अलग हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीएनएसएस 2023 इज डिवाइडेड इनटू, बताइए जो बीएनएसएस है वो टोटल कितने चैप्टर्स में और कितने सेक्शंस में डिवाइड है, आप लोग जल्दी से बताइए। बताइए कितने सेक्शंस में है। चैप्टर 39 हो गए हैं, पहले ये कितने होते थे, 37 होते थे सीआरपीसी में। सेक्शन कितने हो गए, 531 हो गए, पहले कितने होते 484 होते थे। ठीक है, ये था आपका सीआरपीसी, बट अब बीएनएसएस में क्या हो गया है, 39 चैप्टर्स हो गए और सेक्शन 531 हो गया। लगभग कितने सेक्शंस बढ़ गए, 50 सेक्शन के आसपास बढ़ गया है। ठीक है, अब एकदम गिन के मत बताइएगा कि 48 बढ़ा है, 47 बढ़ा है, 50 नहीं बढ़ा है, मैं बता रहा हूं कि लगभग 50 बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीएनएसएस एक्सटेंड्स टू, बीएनएसएस कहां पर लागू होता है, द होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया सब्जेक्ट सम एक्सेप्शंस, या बी द होल इंडिया ऑफ एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या सी द होल इंडिया एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरीज, या डी द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम। आप लोग बताइए कहां पर लागू होता है, कहां पर लागू नहीं होता है ये। चलिए, ये जो लागू होता है ये पूरे इंडिया में लागू होता है, ये ऑप्शन ए आपका सही है, होल इंडिया में लागू होता है। बट कहां लागू नहीं होता है, नागालैंड में लागू नहीं होता है, एंड ट्राइबल एरियाज, जो आपका 6th शेड्यूल है, संविधान का 6th शेड्यूल, वहां पर लागू, मतलब 6th शेड्यूल में जितने भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है वहां पर बीएनएसएस लागू नहीं होगा। और कहां पर लागू नहीं होगा, नागालैंड में लागू नहीं होगा, और बाकी पूरे इंडिया में लागू होगा, अर्थात जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में भी लागू होगा और सिक्किम में भी लागू होगा, सब जगह लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है।
चलिए बताइए, प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस डू नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, क्या सही है ये? या बी बात कर रहा है ऑल प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। अब इसमें से आपको आंसर चूज करना है कि कौन सा आंसर आपका इसमें से सही है। बताइए, क्या पहला करेक्ट है? नहीं। क्या दो ओनली वन इज करेक्ट? ये भी करेक्ट, गलत हो गया। जो आपका है बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये सही है भाई। आपका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है द प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 and 12 thereof shall not apply in which of the following। कहां पर ये अप्लाई नहीं होगा? कौन कौन सा चैप्टर? 9, 11 और 12। मतलब ये क्वेश्चन आता है, जब सीआरपीसी थी तो भी आता था, है ना। अब बीएनएसएस बना है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि चैप्टर 9, 11 और 12 कहां पर लागू नहीं होगा, है ना। देखिए यहां पर शैल नॉट है, ये नॉट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर नॉट पे नहीं ध्यान दिए तो गलती हो जाएगी, और ये गलती ऐसी होगी जो क्षम्य नहीं होने वाली है। चलिए बताइए, त्रिपुरा में लागू होगा? लागू होगा। आसाम में भी लागू होगा, मेघालय में भी लागू होगा, बस कहां नहीं लागू होगा? नागालैंड में। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए ये लास्ट में बात कर रहा है क्वेश्चन। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से हमको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। द बीएनएसएस एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। दूसरा बात कर रहा है द प्रोविजंस रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11, 12 अंडर द बीएनएसएस शैल नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तीसरा बात कर रहा है द बीएनएसएस इज इनफोर्सेबल फ्रॉम 1/7/2024, ये भी सही है। चौथा बात कर रहा है चैप्टर 2 ऑफ बीएनएसएस डील विद कंस्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आप बताइए, इसमें से ढूंढना पड़ेगा आपको। बताइए, बताइए। जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। 3 and 4 वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।